हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जे चैनल एंड टॉपिक मेनिया सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट्स के हैं, हर चैप्टर्स के हैं, इनफैक्ट जो हम लोग कह लें तो वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आपको छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे आप अगर इस बार के जेईई मेन के पेपर के उठा के देखें या फिर 21, 20, 19 तक के पेपर को उठा के देखें तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलने, मतलब 8 से 10 मार्क्स, 8 से 12 मार्क्स इजीली आप यहां से ग्रैब कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग बात क्या करने वाले हैं आज? हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग इंटरमीडिएट्स की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं पहले ही देख लिया जाए। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन, ठीक है, और नाइट्रीन, ये आते हैं। और एक बेंजाइन है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके बेसिस पे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन के बारे में पूछा गया है और डायरेक्टली पूछा गया। हम आपको क्वेश्चन भी अभी दिखाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता है कि हमको सबको पता है कि कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी है। तो कोई ऐसा स्पीसी उसके आसपास हो जो कि इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बोलते हैं। अगर इस कार्बोकैटायन के आसपास कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करे तो इसकी डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी या फिर कुछ हद तक कम हो जाएगी, तो वो स्टेबल हो जाएगा। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है, चाहे वो कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बन आयन हो, ठीक है, वो दोनों ही अगर चार्ज स्पीसी है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से तो या फिर न्यूट्रल एटम से तो कम ही स्टेबल होगा। तो उसी तरीके से वही सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कार्बोकैटायन है ये भी अनस्टेबल है, या फिर अगर हम लोग कार्बन आयंस की बात कर ले, ठीक है, कार्बन आयंस की अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसे ग्रुप को ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो इनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सके इनके यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स अगर लगे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कार्बोकैटायन और कार्बन आयंस की दोनों की प्रॉपर्टी ऑपोजिट है एकदम, तो इनको स्टेबलाइज या फिर डिस्टेबलाइज करने वाले ग्रुप्स भी, जो एक को लेट्स से कार्बोकैटायन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो अगर यही ग्रुप यहाँ लग जाएगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और वही सेम चीज़ इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को इनके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाना है, मतलब न्यूट्रल की तरफ लाना है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इनको भी नेगेटिव चार्ज को घटाना है और न्यूट्रल की तरफ लाना है। ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है ना तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इनके बीच में न्यूट्रल अगर हो, मिनिमम चार्ज हो या फिर ना ही हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो हमारा पूरा कंसर्न होता है कि चार्ज को घटाना, चार्ज को कम करना। ठीक है, तो ये बातें होती। अब चार्ज कई मतलब से, जैसे ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, इनको स्टेबलाइज या फिर डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई? पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में। लेकिन ये जो ऑर्डर होता है, इन जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी की सबसे पहले, ठीक है, प्रायोरिटी, डोंट माइंड इफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग, है ना, प्रायोरिटी आपको बेसिकली प्रायोरिटी या फिर ऑर्डर की बात मैं कर लूं, ऑर्डर कि कौन से इफेक्ट जो है ज्यादा स्टेबलाइज या फिर डिस्टेबलाइज करते हैं। मतलब सबसे पहले हम, अगर आपके पास कोई अननोन कार्बोकैटायन या फिर कार्बन आयन दे दिया जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो वो चीज यहां से पॉइंट नोट कर लेना। सबसे पहले आप लोग बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अगर वहां पे बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है और भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पता है, दिया हुआ है उसमें, तो सबसे पहले हम बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे ही जज करेंगे कि कौन सा कंपाउंड या फिर कार्बोकैटायन कार्बन आयन इंटरमीडिएट बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज या फिर डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर यहाँ बात नहीं बनी हमारी, या तो वो मॉलिक्यूल में नहीं दिया हो, तब फिर उसके बाद हम लोग एरोमेटिसिटी की तरफ जाते हैं।
ठीक है, एरोमेटिसिटी देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल में एरोमेटिक बिहेवियर गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है। ये चीजें आगे आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस के साथ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर यहां भी बात नहीं बनी तो हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, या फिर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज है। क्या होता क्या है कि जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो जो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज, वो डीलोकलाइज हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाता है, मतलब डिस्पर्स हो जाता है। तो एक एटम के ऊपर लोकलाइज ना रह के वो कई एटम्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, तो चार्जेस जो है एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रहते, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी घटती है। और यहां भी बात अगर नहीं बनी इनकी, अगर यहां भी बात नहीं बनी तो क्या होगा, हम फिर उसके बाद बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग सबसे लास्ट में बात करते हैं। मतलब आपको कोई भी मॉलिक्यूल, अननोन मॉलिक्यूल दिया हुआ है या फिर नोन मॉलिक्यूल, चाहे जो कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आप बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के बेसिस पे जज करेंगे, फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ने को आप सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जज करने के लिए वो सबसे लास्ट में प्रायोरिटी होती है उसकी। ठीक बात है, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि 2022 में या 21 में, 20 में, इवन 19 में हर साल आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इसके बेसिस पे जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी से लेके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है जो कि 2022 का है और 27 जून का है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, ABCD आपको दे दिया गया है। आपने सबसे पहले देखा यहाँ पे, आपको लगा कि भाई इसमें बाकी सब जो है, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, ये सब साइक्लिक है। ठीक है, ये सब साइक्लिक है। और इस तरह का सिस्टम से आप एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर जब पढ़ते हैं किसी मॉलिक्यूल वगैरह का, या फिर एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं आप टॉपिक, तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये सब बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ते ही पढ़ते हैं इनके बारे में। तो आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एरोमेटिक आपने पढ़ चुका है एरोमेटिसिटी में, कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आएगा। अब जब आपके दिमाग में पॉइंट आएगा तो सबसे पहले आप इसके बारे में यहाँ पे टिक लगाएंगे कि भाई ये एरोमेटिक है, ये दोनों नॉन एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ये बोलेंगे कि ये दोनों एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ा है कभी, या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो पॉइंट नोट कर लो ये वाला कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज 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 स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चाहे वो कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, चार्ज मॉलिक्यूल है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कम ही स्टेबल होगा ऑलवेज। तो जैसे ही आप लोगों ने ये टिक किया होगा, आपने गलत टिक करा होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल चौथा वाला, इस पे आपका ध्यान ही नहीं गया होगा, क्योंकि ये बेंजीन भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, किस मतलब ये तो इनके कंपटीशन का ही नहीं, टक्कर का ही नहीं है, लेकिन आप वहीं पे गलत कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कि आप जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं ना जीओसी में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि चार्ज मॉलिक्यूल आर ऑलवेज लेस स्टेबल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या फिर इसका उल्टा स्टेटमेंट भी आता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल, चाहे वो कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। अगर वो पॉइंट आपको यहाँ पे पता होता, और जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन 2022 का ही है। ठीक है, 2022 का ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि among the following carbocations in the decrease arrange the following carbocations in decreasing order of stability। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये वाला कैसा है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि जिन लोगों को बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है, वो यहाँ पे फटाक से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे ये जो कार्बोकटान होता है, कार्बोकटान के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, सबको पता है, जिसकी वजह से ये प्लेनर होता है कार्बोकटान। तो ये लोन पेयर अपने लोग सोचेंगे कि इसमें डोनेट करेगा, जो कि बिल्कुल सही सोचेंगे, बिल्कुल ही सही बात है ये कि लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो अगले पल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाला है, इसका ऑक्सीजन और ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चार्ज एक एटम पे सेंट्रलाइज ना होकर कार्बोकटान वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 2 एटम पे बट गया, ठीक है, मतलब डीलोकलाइज हो गया कुछ टाइम के लिए। बाकी ये सुविधा इन दोनों में नहीं है, तो आपने सबसे पहले बी को रखना था, फिर उसके बाद ए और सी में देखना था। अब क्या है, अब इसमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब रेजोनेंस से बात नहीं बन रही। अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 H, H, यहाँ H, यहाँ H, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ भी बात नहीं बनी। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचोगे, जो मैंने ट्रेंड लिखवाया था शुरू में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी पहले से ही थी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब बी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, ठीक है, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद सी आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ये ट्रेंड निकाला, ये बहुत एकदम एग्जैक्टली सही ट्रेंड है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये गलत है, ये एकदम सही ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन आपको इस ऑप्शन में वो नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिला तो आपको लगेगा कि या तो क्वेश्चन गलत है या तो कुछ भी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह का ट्रेंड नहीं मिला है, मतलब कहना ये चाहता है क्वेश्चन कि आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। यू हैव टू जज द ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ either be it resonance what be it inductive effect और hyper conjugation effect, ठीक है। मतलब आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको अब बैक बॉन्डिंग से आगे बढ़िए, रेजोनेंस देखिए, एरोमेटिसिटी देखिए या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए और जो मन करे इंडक्टिव देख लो, लेकिन बैक बॉन्डिंग वाला तो नहीं ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आप उस यहां से जब पीछे बढ़ेंगे, रेजोनेंस वगैरह तो कुछ है ही नहीं, एक में रेजोनेंस है तो उसको हमने आगे कर दिया था, ठीक है, वो चीज नहीं देखना है। अब आपको क्या देखना है, रेजोनेंस मतलब ये बैक बॉन्डिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस भी नहीं है इसमें, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें। अब आपको देखना है बेसिकली क्या, अल्फा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अल्फा हाइड्रोजन तो देख लिया आपने कि यहाँ भी सेम ही अल्फा हाइड्रोजन, तो उसके बेसिस पे नहीं भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप देखेंगे इसमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ाएंगे। ये तो आपने देखा ही था बढ़ाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए आपका सबसे आगे रहने वाला है। फिर उसके बाद सी देखेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है उससे कार्बोकटायन दूर है, यहां से एडजेसेंट में ही है, तो उसके बाद सी आएगा और उसके बाद आपका बी आएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ए सी फिर बी, ए सी फिर बी, ये वाला ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ये दिया होता तो आपको यही लगाना था, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022 का ही है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब कोई सेंटर ऐसा हो, कार्बन सेंटर की ही बात हो रहा है, तो कोई सेंटर ऐसा हो जो कि इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर रखता हो। इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल जैसी बिहेवियर प्रॉपर्टी हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होने से ही कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन जाता, उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या होता है बात, अब आपने देखा कि यहाँ पे आपको पता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव कार्बोनिल बॉन्ड्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है और डेल्टा नेगेटिव होता है। मतलब अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो ये इजीली यहाँ पे अटैक करना है। आपने बहुत बार ये बातें देखी हुई है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन होता है इस वाले कार्बन पे।
ये होते, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दूसरी बात, अगर यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दे और ये इधर की तरफ मूव करे, ये इधर की तरफ मूव करे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको, इस पार्ट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे था, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इस तरह से, या फिर ये डेल्टा नेगेटिव कर दो, ये डेल्टा पॉजिटिव कर दो। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये लगा हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ना यहाँ से उठा के मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से उठा के, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो रहा है, मतलब ये वाला भी अटैक पॉसिबल है। अब एक और बात यहाँ पे देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है। मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करे तो ये हंसी खुशी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही कॉमन सेंस लगा के कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी, आप समझ रहे, इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन जो कि होता है, इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही बेसिक चीज है जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अब इससे आसान क्या हो सकता है ना? तो यहाँ पे एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, और तीसरा ये वाला कार्बन रहा, तो तीन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देख सकते हैं ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है। अगर मैं उससे भी पहले की बात करूं, 2021 में आ जाए अगर, तो इसमें पूछ रहा है कि अमंग द गिवन स्पीसी द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस आर। ठीक है, मतलब आपको अब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में सोचना है। अब उससे स्टेबलाइज मतलब कौन सा ऐसा स्पीसी है जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, मतलब रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? रेजोनेंस की वजह से चार्जेस डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये वाला बेंजीन रिंग में यहाँ पे आएगा, कुछ समय के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड घूम के आएगा, मुझे अंदर की तरफ दिखाना चाहिए इसको। ठीक है, आप भी ये आदत डाल लीजिए, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड बना था वो इधर की तरफ आएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ की तरफ आ जाएगा। मतलब यहाँ जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज है, और किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो ए तो है ही है भाई। ठीक है, बी में आ जाते हैं अगर, तो बी में भी देखें यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस की कंडीशन ही यही होती है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस की? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल सिंगल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, कोई ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर, या फिर डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ये कंडीशंस है रेजोनेंस की। ठीक है, तो इनमें से एक कंडीशन ये भी तो है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये है, सही बात है। तो ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक बार इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और फिर वापस ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वापस चला जाएगा। मतलब बी भी है। ठीक है, सी में आ जाओ, देखो डबल सिंगल सिंगल अल्टरनेट होना है, ये तो दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए ना, तो ये तो नहीं है ना, ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये चाहे बॉन्ड किधर भी चला जाए, ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये बॉन्ड इसकी तरह ऊपर तोड़ दो अगर, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर इसको रेजोनेंस हम लोग नहीं बोलते हैं। रेजोनेंस इज नॉट द फिनोमेना कि आपने इस डबल बॉन्ड को, ठीक है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इस डबल बॉन्ड को आपने तोड़ दिया, एक साइड आपने नेगेटिव लिख दिया, एक साइड आपने पॉजिटिव लिख दिया, तो इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पोलर बॉन्ड को अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइड में तोड़ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट है, तो दिस इज नॉट द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट के एकदम बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। मतलब यहां से ए और बी दोनों ही सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, ए एंड बी ओनली, ये रहा सी। आप समझ रहे हैं कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन अगर देखना हो तो 2021 का ही है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायंस। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट है इनको लेके। ठीक है, इनको लेके अब आपको पता है कि जो अल्काइंस होते हैं, ठीक है, अल्काइंस होते हैं, इनमें जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जो अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, अल्कीन्स का जो कार्बन होता है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो अल्केन्स होते हैं
H H H H H और H। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को। अब ऐसी बात अगर है, एग्री करते हो तो ये पता है यहाँ पे S करेक्टर, परसेंटेज S करेक्टर जो है वो कितना है, 50% है। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज S करेक्टर 33%, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर कितना है, 25%। और परसेंटेज S करेक्टर जितना बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परसेंटेज S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आप डालेंगे तो स्टेबिलिटी तो घटेगी ही ना। हमको भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज नहीं करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है सब कुछ, और उसके ऊपर आपने जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डिस्टेबलाइज होगा, सबसे, है ना, कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है। तो ये जो है ये sp कार्बन से बना है, ये sp2 कार्बन से बना है, ये sp3 कार्बन से बना है। अब जिसमें जितना ज्यादा s कैरेक्टर वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उतना ही ज्यादा डिस्टेबल, मतलब कम स्टेबल। अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो तो सबसे पहले तुम लिखोगे C, फिर उसके बाद लिखोगे B, उसके बाद लिख दोगे D, क्योंकि ये सिमिलर थे तो हमने पहले लिख दिया इनको। अब यहाँ पे बात आ जाओ, ये वाला क्या है, फिर से अभी देखा था आपने कि ये बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये वाले काफी हद तक स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका A हो गया। तो आप देख लीजिए ACBD कौन सा ऑप्शन है, ACBD पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और इजी है, थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत है आपको। आप इसको डायरेक्टली जो हमने एक ट्रेंड बताया है कि सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इनके बारे में आप सोचेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।